हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एविडेंस के नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि एविडेंस के कितने काइंड्स हैं और प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस किस किस केसेस में दिए जा सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में जाके उसको रेफ़र कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे और आएंगे हमारे जो चैप्टर 2 है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, उसके बारे में सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 5 के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो सेक्शन 5 जो है 5 to 55 जो है वो बात करता है हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में। सेक्शन 5 ये बोलता है कि एविडेंस जो होता है, ठीक है, एविडेंस जो होता है वो या तो फैक्ट्स इन इशू के बारे में दिया जा सकता है, फैक्ट इन इशू, या तो वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि फैक्ट इन इशू वैसे फैक्ट को कहते हैं जो कि प्रिंसिपल फैक्ट होता है, जिसको प्रूव करने के लिए या तो प्लेंटिफ जो कि प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है उसके बेसिस पे उसको प्रूव करना पड़ता है वैसे फैक्ट्स को, बिकॉज इट इज़ अ फैक्टम प्रोबैंडम, इसके बिना केस आगे नहीं चल सकती है। तो वैसे फैक्ट्स को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर डिफेंडेंट को कोई डिफेंस प्ली करना है तो वैसे कंडीशन में वो डिफेंस जो प्लीड करता है वो भी क्या कहलाएगा, उसको फैक्ट इन इशू कहलाएंगे। नाउ व्हाट इज़ रेलेवेंट फैक्ट? आप अगर सेक्शन 3 में रेलेवेंट फैक्ट का डेफिनेशन देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि रेलेवेंट फैक्ट का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, रादर एक ये बात कही गई है कि एक रिलेशन और कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, रिलेशन ऑफ कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स as accordance to the provisions of the evidence law. Now what are those provisions of evidence law? That is section 5 to 55. Now let's talk about section 6 in the scheme of things, which is one of the relevancy provision. It is also known as the provision of res geste. इसको हम res geste के नाम से भी जानते हैं। इस सेक्शन के अनुसार facts forming the part of the same transaction is relevant. Now what is transaction? In order to understand what is same transaction, first of all we need to understand what is transaction. ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन कोई स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड नहीं है हमारे एक्ट में, इसके बारे में बहुत सारे जूरिस्ट का अलग अलग मानना है, लेकिन स्टीफन जिनको रिगार्ड किया जाता है कि वो फादर ऑफ एविडेंस लॉ हैं या फिर ऑथर ऑफ एविडेंस लॉ है, जिन्होंने ड्राफ्ट कोड तैयार किया था एविडेंस लॉ का, तो उनके अनुसार ट्रांजैक्शन ऐसे चीज़ को बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर जो हैपनिंग है उसको कहीं ना कहीं सराउंड करते हुए, वो जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उसकी ओर इशारा करते हुए उसको पूरी तरीके से समझाए। तो वैसे चीज़ को, वैसे छोटे छोटे फैक्ट्स को हम पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शन जैसे कि एक सिविल रॉन्ग है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, उसके आसपास के जो फैक्ट्स हैं, अग्रीमेंट में इंटर होने से पहले का जो ट्रांजैक्शन हुआ, किस कंडीशन में हुआ, क्या तरह का प्रॉब्लम्स अराइज हुआ, वो सारे जो हैं वो रेलेवेंसी अगर सेम तरह के इंडिकेशन कर रहे हैं फैक्ट्स के होने या नहीं होने के, तो वैसे को हम कहेंगे सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना। तो स्टीफन के अनुसार ये हुआ आपका ट्रांजैक्शन। अब रेस जेस्टे में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो रेस जेस्टे का प्रिंसिपल है, अगर इसका रैशनल की ओर हम जाएं तो रेस जेस्टे के प्रिंसिपल को रेलेवेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो ऐसे टाइम पे घटित होता है कि वहाँ से बनावट नहीं किया जा सकता है। वो टू द पॉइंट सामने वाला जो आदमी है वो उस रिस्पेक्ट में टू द पॉइंट बोलेगा। तो वैसे चीज़ को अगर टाइम लैग हो रहा है तो वो रेस जेस्टे में रेलेवेंट फैक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम और टाइम लैग में भी डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि जो वो घटना है उसमें थोड़ा सा जो टाइम लैग हुआ है, लेकिन अगर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करते हुए देखा जाए तो वो देखा जाएगा कि वहाँ पे बनावट होने की संभावना नहीं थी, या फिर वहाँ पे कोई कॉन्स्पिशियसनेस या फिर कोई भी तरह का जो है क्या बोलते हैं छेड़खानी उस एविडेंस से नहीं की जा सकती है, उस सेइंग से नहीं की जा सकती है, बल्कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में। तो वैसे फैक्ट को भी हम रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं। जैसे कि और आप अब ये जान लें कि रेस जेस्टे का जो प्रिंसिपल है वो हियर से एविडेंस, जो जनरली माना जाता है कि हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन लॉ, तो उसका एक एक्सेप्शन रेस जेस्टे को भी माना जाता है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लें कि आर वर्सेस फॉस्टर के केस में, आर वर्सेस फॉस्टर के केस में क्या हुआ कि पर्टिकुलर आदमी जो है वो उसने इंसिडेंट को होते हुए नहीं देखा, वो एक्सीडेंट की हैपनिंग को नहीं देखता है, क्योंकि बाय द टाइम ही एक्चुअली वेंट टू सी द पर्सन, तो उसके सामने से एक ट्रक गुजर रही होती है जिससे उसका जो है साइट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। हमने ओरल एविडेंस में क्या देखा था कि अ पर्सन कैन गिव ओरल एविडेंस ऑफ ओनली दोज फैक्ट विच इज़ डायरेक्ट, विच ही हैज़ हिमसेल्फ सीन इट, but he didn't see the accident happening at that particular point of time. The other person जो जिसको चोट लगी है उसके पास जब वो पहुंचता है आफ्टर द ट्रक पास फ्रॉम द साइट ऑफ द पर्सन, वो उसके पास जाता है, उसके पास वो आदमी बताता है कि कैसे कैसे वो घटना घटित हुई। नाउ उसका जो वो पर्सन है जिसको वो डेड पर्सन ने बताया, डेड पर्सन ही नॉट डेड पर्सन बट द पर्सन हु सफ़र द डैमेज, सफ़र द इंजरी, उसने जो बताया उसको भी रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है। ऑल्दो इट इज़ अ हियरसे एविडेंस और उसका सुना हुआ बात को उसने रखा, बट स्टिल इट वुड बी रिगार्डेड एज हियरसे एविडेंस बिकॉज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, और वो सेक्शन 6 के रेस जेस्टे के अंदर आएगा। तो ये समझना, ये अंडरस्टैंड करना कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड द फैक्ट विच ही इज़ सेइंग, इंस्टेंट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, देर शुड नॉट बी एनी कॉन्स्पिशियसनेस, सर्टन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन टू मेक सर्टन स्टोरीज इन हिज माइंड। तो वैसे सर्कमस्टांसिस में रेस जेस्टे नहीं होगा, अदरवाइज रेस जेस्टे माना जाएगा। जैसे कि हम ब्रिजफील्ड का केस देखते हैं, आर वर्सेस ब्रिजफील्ड का केस में क्या होता है कि वो जो एक पर्सन है जिसका थ्रोट कट होता है, वो आफ्टर हर थ्रोट वाज कट शी केम फ्रॉम द रूम एंड वो उसने अपनी आंट के सामने बोला कि उसके हस्बैंड ने उसका थ्रोट कट किया है, ठीक है, उसके हस्बैंड ने उसका थ्रोट कट किया है। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट देयर वाज नथिंग, नो अपॉर्चुनिटी फॉर द आंट टू सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उस समय जब उसके साथ कुछ वो इंसिडेंट हो रहा था तो उस समय उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। आफ्टर वॉट हैज़ हैपेंड वो आके बाद में बोलती है, तो इट वॉज सेड दैट इट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज रेलिवेंट फैक्ट क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। शी हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक अप हर माइंड वॉट शी वॉन्टेड टू से आफ्टर कमिंग फ्रॉम द रूम, इसीलिए इसको रिगार्ड किया गया है कि वो रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 6 नहीं है। वहीं आप एक इम्पॉर्टेंट केस देखिए, रतन वर्सेस रेजिना, रतन वर्सेस रेजिना। इस केस में क्या होता है कि वाइफ जो होती है वो पुलिस को फ़ोन लगाती होती है और वो कनेक्ट नहीं होता है, वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाती है एंड उसका बस भयभीत वाला वॉइस उस रिकॉर्डिंग में मौजूद रहता है। उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है बिकॉज कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। नाउ हस्बैंड के ऊपर ये चार्जेस था कि उसने वाइफ को एलिजेडली मारा है, ठीक है, and there was not accident, rather it was an intentional killing by the husband. At the time of when the police came, the wife was almost on the verge of dying. तो वैसे इस condition में the fact that she called the police and she was in the fear, ठीक है, ये बात को इंडिकेट कर रहा था कि वो मियरली एक्सीडेंट नहीं है, रादर एक इंटेंशनल किलिंग है। सो दैट फैक्ट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ रेस जेस्टे अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो हम तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जो है वो फॉर्म्स शुड बी द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, इमीडिएट होना चाहिए कॉन्सिक्वेंस उसका, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी मेकिंग अप ऑफ द माइंड, ठीक है, वैसे कंडीशन में उसको बोलेंगे। और दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल, दिस इज़ एन एक्सेप्शन, दिस सेक्शन इज़ एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। तो वैसे फैक्ट्स को हम सेक्शन 6 में रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं। अब आइए सेक्शन 7 की ओर। सेक्शन 7 जो है सेक्शन 7 का जो है एम्बिट सेक्शन 6 से भी बड़ा है। वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में तो बात करता है, मतलब वो सेम ट्रांजैक्शन के बारे में मेयरली बात नहीं करता है, रादर उसका रीच जो है वो वैसे फैक्ट की ओर बोलता है जो कि अकरेंस है, इफ़ेक्ट है, कॉज है, रेलेवेंट फैक्ट का या फैक्ट इन इशू का
अगर वो और एक्सप्लेन करता है कि वाई दैट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट हैज़ अकर्ड और व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, और रैदर इफ़ इट इज़ एक्सप्लेनिंग द इफ़ेक्ट ऑफ द रेलिवेंट एक्ट, या फिर कॉज को दर्शाता है वो रेलिवेंट फैक्ट के या फिर फैक्ट इन इशू के, तो उसको भी हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं। सेक्शन 6 में क्या, ये सारे फैक्ट्स जो हैं अगर सेम ट्रांजैक्शन में आते हैं आपके, तो उसको माना गया है रेलिवेंट फैक्ट। वहीं सेक्शन 7 जो है वो सेम ट्रांजैक्शन में न भी आते हुए अगर किसी फैक्ट इन इशू का अकरेंस को एक्सप्लेन करता हुआ है, या फिर इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है, या फिर कॉज को एक्सप्लेन करता है, तो उसको भी हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सैंड का एरिया है, जो आपका इलस्ट्रेशन 2 है सेक्शन 7 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सैंड में जो वो फुट मार्क्स है, ठीक है, ऑल्टरेशन का मार्क्स है, ठीक है, बिटवीन द पर्सन्स, वहाँ पे बहुत सारा ऑल्टरेशन का मार्क्स है, तो ये दर्शाता है कि देयर हैज़ बीन अकरेंस ऑफ सम काइंड ऑफ फाइट, तो उसको भी हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं उस ऑल्टरेशन को, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए किसी को पॉइज़न दिया गया है, उसका स्टेट ऑफ हेल्थ बिफोर गिविंग द पॉइज़न एंड आफ्टर गिविंग द पर्टिकुलर पॉइजन, उस चीज़ को भी हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं। यहाँ पे ऐसे भी नेचुरली अगर ये देखा जाए तो नेचुरली हम कुछ चीज़ें इनहेरेंटली जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वैसे कंडीशन में जनरली क्या दिमाग में आएगा कि यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है, बहुत सारा खून हुआ है, खून गिरा हुआ है, या फिर कोई मार्क है जो मेडिकली ये प्रूवन है कि इस तरह का मार्क वैसे फाइट में ही आ सकता है। तो ये कॉज या इफ़ेक्ट को अगर दर्शाता हुआ कोई फैक्ट है, तो वैसे फैक्ट को भी हम रेलिवेंट मानते हैं। तो ये नेचुरली अगर जो सीरीज़ ऑफ एक्ट्स में देखा जाता है, ये परसिस्ट किया जाता है कि वैसे कंडीशन में संभवतः ये हुआ है, तो वो फैक्ट भी रेलिवेंट फैक्ट के कैटेगरी में आता है और सेक्शन 7 के अंदर उसको रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं। तो ये था आपका सेक्शन 7। आगे के वीडियो में हम सेक्शन 8, सेक्शन 9 और 11 के बारे में पढ़ेंगे और फिर एडमिशन कन्फेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।